हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टीचर्स पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। बेसिकली ये जो क्लास है वो एसएससी रेलवे और पीसीएस प्री एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए बनाई गई है और आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली अगर हम बात करें, इसके पहले हमने डिस्कस किया था जो आपका टर्किश इन्वेजन इन इंडिया या तुर्कों का जो भारत पर आक्रमण हुआ था, उसमें हमने महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के बारे में देखा था। दिल्ली सल्तनत की अगर स्टार्टिंग करें, उससे पहले अगर हम बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी की, जो सबसे पहली जो डायनेस्टी हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम 5 डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, जिसमें पहली है आपकी स्लेव, और दूसरी जो डायनेस्टी है वो खिलजी डायनेस्टी है, और उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, और उसके बाद सैयद और लोधी डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। और जो दिल्ली सल्तनत की जो अंतिम डायनेस्टी है, जिन्हें हम बोलते हैं लोधी डायनेस्टी। बेसिकली दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 जगह के लोगों ने दिल्ली पर रूल किया है। खासतौर पे अगर हम बात करें स्लेव डायनेस्टी से लेकर सैयद डायनेस्टी तक जितने भी रूलर हुए हैं वो सारे रूलर टर्किश थे, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी की जो स्टार्टिंग होती है वो टर्किश रूलर जो हुआ करते थे मोहम्मद गौरी, उनके ही एक गुलाम हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही एक वंश की स्थापना की जिसे हम बोलते हैं स्लेव वंश या स्लेव डायनेस्टी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का जो कार्यकाल होता है, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। और इसमें अंतर्गत हम स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। बेसिकली इसका नाम स्लेव डायनेस्टी क्यों रखा गया, इसके पीछे सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा। अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करें तो स्लेव का मतलब होता है गुलाम, और बेसिकली जो कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने इस डायनेस्टी की नींव रखी थी, जो फाउंडर था, वो बेसिकली मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था, इसलिए इस डायनेस्टी का नाम गुलाम डायनेस्टी या गुलाम वंश रखा गया। और साथ ही साथ अरबी भाषा में गुलाम को ही मामलुक कहा जाता है, इसलिए इसे हम मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने भारत पर रूल किया है, दिल्ली पर रूल किया। और इसके जो फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 ईस्वी से 1210 लगभग 4 साल दिल्ली पर रूल किया। अगर हम बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले जो अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश की थी वो लाहौर में इस्टेब्लिश की थी, और इन्हें लाख बख्श की भी उपाधि दी जाती है। लाख बख्श का मतलब होता है जो लाखों रुपए का दान देता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता था वो अपनी प्रजा में लाखों रुपए का दान दिया करता था, इसलिए इन्हें लाख बख्श भी हम कहते हैं। साथ ही साथ मोहम्मद गौरी का एक आर्मी चीफ भी हुआ करता था। बेसिकली मोहम्मद गौरी ने जो लास्ट अटैक किया था राजा जयचंद पर, और जयचंद पर जो अटैक हुआ था जिसे चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, उस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और जिसके कारण मोहम्मद गौरी ये युद्ध जीता था। और इसके बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आर्मी चीफ या सेनापति नियुक्त किया था अपनी आर्मी में। और उस युद्ध के बाद जो मोहम्मद गौरी था वो वापस गजनी लौट गया था, और दिल्ली का जो साम्राज्य था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर रूल किया, और रूल करते हुए उसने कुछ प्रमुख इमारतें दिल्ली में बनवाई। खासतौर पर अगर हम बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपने एक गुरु हुआ करते थे इसके, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, उनके ही नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखी। साथ ही साथ 2.5 दिन का झोपड़ा और कुवैतुल इस्लाम मस्जिद जो थी वो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में आपकी कुवैतुल इस्लाम मस्जिद है, और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो अजमेर में स्थित है, वो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बनवाई गई थी। जिस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद हुआ करता था, सिमिलर एज इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद हुआ करता था, और इसे बदायूं उत्तर प्रदेश का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद इसका जो एल्डर सन था जिसका नाम था आराम साहब, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और लगभग 6 महीने दिल्ली पर इसने रूल किया। और रूल करने के बाद इल्तुतमिश द्वारा विद्रोह कर दिया गया था, या इल्तुतमिश नहीं चाहता था कि ये गुलामों की डायनेस्टी है या गुलामों का वंश है, और उसका कहना था कि गुलाम ही इस डायनेस्टी पर रूल करेंगे। और इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच
पंजाब के समीप एक युद्ध हुआ और इस युद्ध को हम बैटल ऑफ जूड़ के नाम से जानते हैं, और जिसमें जो आराम शाह था वो मारा गया और 1210 ईस्वी में 1211 ईस्वी में जो इल्तुतमिश था उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 1211 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने दिल्ली पर रूल किया और अनेक काम करवाए, और इसी को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने दिल्ली को अपनी कैपिटल के रूप में स्वीकार किया था। सेकंड चीज़ अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश को ही ऑफिशियल पहला सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी ने सुल्तान की उपाधि स्वयं धारण की थी, बट इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा द्वारा दी गई थी इसके कार्य के लिए। इसने बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत सारे कार्य करवाए थे दिल्ली में, और साथ ही साथ इसे एक होनहार और कह सकते हैं कि बहुत ही सक्सेसफुल रूलर दिल्ली सल्तनत का माना जाता है, और इसी के कारण इसे सुल्तान की उपाधि दी गई। और तभी इल्तुतमिश ने घोषणा की कि दिल्ली में कोई भी जो शासक होगा जो दिल्ली पर रूल करेगा उसे सुल्तान के नाम से जाना जाएगा, और दिल्ली सल्तनत में लगभग गुलाम वंश से लेकर जो लोधी वंश है वहाँ पर तक सारे सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं इल्तुतमिश के बाद। और यहाँ पर जो लास्ट सुल्तान हुए हैं वो लोधी वंश के लास्ट सम्राट जिन्हें हम बोलते हैं इब्राहिम लोधी। साथ ही साथ इल्तुतमिश ने कॉपर जिन्हें हम बोलते हैं तांबे के सिक्के या जीतल के सिक्के, और साथ ही साथ सिल्वर या टका या टंका का भी प्रचलन अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली में किया। साथ ही साथ एक प्रसिद्ध जो गुलाम हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के, जिनका नाम था यलदौज, और यलदौज ने इल्तुतमिश पर अटैक किया 1215 ईस्वी में, और इसी युद्ध को हम तराइन के तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं, और जिसमें यलदौज मारा गया। बेसिकली यलदौज है कौन? अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा था, मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाने के बाद जो भी साम्राज्य था वो 3 गुलामों में बांटा गया था। जो यलदौज था उसे जो गजनी साम्राज्य मिला था, और काबुल और कंधार जो कुबाचा को दिया गया था, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की तो उसे दिल्ली दिया गया था। तो ये वही यलदौज हैं जो जिन्हें गजनी साम्राज्य दिया गया था, और उसने इल्तुतमिश पर अटैक किया और इस युद्ध में यलदौज हारा, और हारने के बाद जस्ट 1221 ईस्वी में चंगेज खान जो मंगोलिया के एक शासक थे उन्होंने भारत पर अटैक किया, और अटैक करने का जो रीजन हुआ करता था वो बेसिकली चंगेज खान का एक भाई था, और उस भाई पर जलालुद्दीन मंगवर्नी ने अटैक कर दिया, और अटैक के बाद वो मारा गया, और उसी का पीछा करते हुए चंगेज खान भारत पहुंचा। और सिंध में जब चंगेज खान पहुंचा तभी जलालुद्दीन मंगवर्नी ने इल्तुतमिश से रिक्वेस्ट की और उससे सहायता मांगी, और यह खबर जैसे ही चंगेज खान को मिली और चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास संदेश भेजा कि अगर तुम जलालुद्दीन मंगवर्नी की सहायता करोगे तो वो दिल्ली पर अटैक कर देगा, अन्यथा वो जलालुद्दीन मंगवर्नी को सिंध में मारने के बाद वापस मंगोलिया चला जाएगा। इसलिए इल्तुतमिश ने चंगेज खान की बात मानी, और मानने के बाद जैसे ही जलालुद्दीन मंगवर्नी की हत्या करने के बाद चंगेज खान वापस मंगोलिया चला गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि चंगेज खान का जो वास्तविक नाम था वो तैमुजिन था। आगे अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगानी या दल चालीसा नामक एक विभाग बनाया था, और बेसिकली ये 40 लोगों का एक विभाग हुआ करता था जो राज्य की देखरेख का काम इनका जो होता था। आगे अगर हम बात करें इक्ता सिस्टम भी इल्तुतमिश के शासनकाल में काफ़ी प्रचलित हुआ। बेसिकली इक्ता का मतलब होता है प्रोविजंस या क्षेत्र। बेसिकली इल्तुतमिश के समय पर जो सेना होती थी उसे नगद वेतन नहीं दिया जाता था, और जो भी लूट की संपत्ति होती थी वो सेना के लोगों में बांट दी जाती थी, और वो पर्टिकुलर क्षेत्र जो लूटा हुआ होता था उसे एक पर्टिकुलर प्रोविजंस या इक्ता कहते थे, ठीक है। और उसी इक्ता का ही एक इक्तेदार हुआ करता था जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र का टैक्स वसूला करता था, और जो टैक्स होता था उसको सुल्तान के पास भेजा जाता था। साथ ही साथ आगे अगर हम बात करें तो जो कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, उसको कंप्लीट करवाने का जो श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है। लगभग 1225 ईस्वी 25 या 27 के बीच अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का काम कंप्लीट करवाया, और कंप्लीट करने के बाद इसने अपनी जो कैपिटल थी वो लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की, और इसीलिए इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो लाहौर से दिल्ली कैपिटल 1229 ईस्वी में हुई और 1236 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो इल्तुतमिश था उसने
कालिंजर जो अभियान था उसके थ्रू ये डिक्लेयर किया था कि उसके जो चारों भाई या सॉरी चारों सन थे और साथ ही साथ एक गर्ल भी थी, और इन चारों पुत्रों को और एक पुत्री को कालिंजर अभियान में हिस्सा बनने के लिए कहा गया। और जहां पर कालिंजर अभियान में इनके चारों पुत्र जो थे वो विफल साबित हुए, साथ ही साथ रजिया के कारण ही कालिंजर अभियान सक्सेस हुआ। और सक्सेस होने के बाद इल्तुतमिश ने घोषणा कर दी थी कि मेरे मरने के बाद जो दिल्ली का अगला सुल्तान होगा वो रजिया होगी। और इसी के साथ इल्तुतमिश की 1236 में मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद उनका मकबरा कुतुब मीनार परिसर के अंदर बनाया गया। मरने के बाद दिल्ली का जो शासक बना रुकनुद्दीन फिरोज शाह बने। 1236 ईस्वी में जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली का शासक बनाया गया, जो इल्तुतमिश के एल्डर सन हुआ करते थे, यानी सबसे बड़े पुत्र हुआ करते थे, जिन्हें दिल्ली का सिंहासन मिला। और इसके विरोध के लिए रजिया सुल्तान दिल्ली की जनता के समक्ष लाल वस्त्र धारण करके न्याय के लिए पहुंची। बेसिकली हुआ क्या करता था, इल्तुतमिश के समय पर अगर जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए होता था वो लाल वस्त्र धारण करते इल्तुतमिश के दरबार में जाया करता था। वैसे ही रजिया ने लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की पब्लिक के सामने गई, जहां पर उसे दिल्ली की जनता का काफ़ी समर्थन मिला। और समर्थन मिलने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी से हटाकर रजिया सुल्तान को दिल्ली का नया शासक बनाया गया, नया सुल्तान बनाया गया। बेसिकली रजिया सुल्तान के वस्त्र धारण करती थी, इसलिए इनका नाम रजिया सुल्तान था, बट इनका वास्तविक नाम जो था वो रजिया बेगम था, जिन्होंने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर रूल किया। और रजिया सुल्तान को जब दिल्ली का शासक बनाया गया, और यह बात इनके भाई बैराम शाह को पसंद नहीं आई, और इसी के विरोध में बैराम शाह ने दल चालीसा जो विभाग था 40 लोगों का, उसे अपने अंडर में ले लिया। अब जो दल चालीसा होता था वो बैराम शाह के अंडर में काम करता था। साथ ही साथ रजिया सुल्तान ने अपने दो भरोसेमंद लोग, जिनका नाम था अल्तुनिया और एदगिन, को इक्तिदार नियुक्त किया, बदायूं और भटिंडा का। बदायूं की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो पार्ट है, और भटिंडा की अगर हम बात करें तो ये पंजाब क्षेत्र होता था। और साथ ही साथ रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम लेडी सुल्तान हुआ करती हैं, जो इतिहास में अभी तक कोई भी लेडी सुल्तान दिल्ली सल्तनत में नहीं हुई है। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे अगर हम बात करें बेसिकली रजिया सुल्तान की बात जब हम करते हैं तो अल्तुनिया की बात आती है कि अल्तुनिया रजिया सुल्तान को बचपन से ही बेसहा मोहब्बत किया करता था। और रजिया सुल्तान को आगे जाकर याकूत खान नामक एक जो व्यक्ति थे, जो उस समय पर इल्तुतमिश के समय पर उनके घोड़ों की देखरेख का काम किया करते थे, उनके से मोहब्बत हो गई या प्यार हो गया। उसके बाद रजिया सुल्तान ने याकूत खान को अमीर याकूत नामक जो विभाग था जहां पर शाही घोड़ों को रखा जाता था, उसका सेनापति नियुक्त किया। और ये खबर जब अल्तुनिया तक पहुंची तब अल्तुनिया ने वो पर्टिकुलर प्रोविजेंस या जो वो पर्टिकुलर एकता जो अल्तुनिया को दी गई थी 1240 ईस्वी ने, उसने उसमें विद्रोह कर दिया और कह दिया कि अब पंजाब एक स्वतंत्र क्षेत्र है। और इसी के दौर के कारण जो याकूत खान थे और रजिया सुल्तान थे, दोनों अल्तुनिया से मिलने पंजाब पहुंचे, और वहां पर याकूत खान की मृत्यु कर दी गई। याकूत खान के मरने के बाद रजिया सुल्तान के साथ अल्तुनिया ने एक कंडीशन रखी कि या तो वो दिल्ली उसे दे दें, अन्यथा वो रजिया सुल्तान को मार देगा। तो रजिया सुल्तान या फिर रजिया सुल्तान के साथ वो विवाह कर ले। तो रजिया सुल्तान ने बेसिकली दिल्ली नहीं देना चाहती थी, क्योंकि दिल्ली की जनता पर उसे ज़्यादा बिलीव था और दिल्ली की जो जनता थी उसे ताहे दिल से मानती थी। इसलिए रजिया सुल्तान ने दिल्ली ना देकर अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद जब वे दिल्ली वापस लौट रहे थे तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कैथल नामक स्थान पर जब वे विश्राम करने के लिए रुके, तभी ये खबर रजिया सुल्तान के भाई बैराम शाह के पास पहुंची। और बैराम शाह ने दल चालीसा के 40 लोगों को आदेश दिया कि रजिया और अल्तुनिया दिल्ली वापस नहीं आना चाहिए। तभी रास्ते में या कह सकते हैं कैथल नामक स्थान पर इन दोनों की मृत्यु कर दी गई। और मृत्यु करने के बाद रजिया का जो मकबरा है वो कैथल या कुरुक्षेत्र में स्थित है इसी कारण। और उसके बाद दिल्ली की जो गद्दी पर बैठा वो बैठा आपका बैराम शाह। और बैराम शाह ने 1240 से 1242 ईस्वी तक लगभग 2 साल दिल्ली पर रूल किया। और उसने एक पोस्ट का निर्माण किया जिसे हम बोलते हैं नायब ए मुमलकात। और इसका पहला जो सेनापति था वो एतगीन को नियुक्त किया गया। बेसिकली बैराम शाह जानता था कि अगर दल चालीसा के 40 लोग मिलकर किसी शासक की हत्या कर सकते हैं तो आगे ऐसा भी पॉसिबल है कि
वही दल चालीसा के 40 लोग मिलकर मेरी भी हत्या कर सकते हैं, इसलिए उसने दल चालीसा विभाग के स्थान पर एक नया विभाग बनाया जिसे नायब मुमलकात कहते हैं, और इसका पहला सेनापति एदगीन को नियुक्त किया गया। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैराम शाह से पूछा जाता है कि जो मंगोलों का पहला आक्रमण हुआ था वो बैराम शाह के समय पर ही दिल्ली पर हुआ था। आगे अगर हम बात करें बैराम शाह की जो मृत्यु हुई वो 1242 ईस्वी में इनके ही सन जिनका नाम है मसूद शाह द्वारा अपने ही पिता बैराम शाह की मृत्यु कर दी गई। बेसिकली ये बहुत ही अयोग्य शासक था, इसने लेकिन दिल्ली पर 2 साल रूल किया, और रूल करने के बाद बैराम शाह का ही भाई जिसे हम बोलते हैं रसनुद्दीन महमूद शाह, और नसरुद्दीन महमूद शाह ने इस पर अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद दिल्ली साम्राज्य पर 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी पर तक रूल किया। और इसी के शासनकाल में बेसिकली इसने एक नई पोस्ट भी, इसने वजीर नामक जो पोस्ट थी उसको इंट्रोड्यूस किया और अपना पहला वजीर बलवन को बनाया। और बलवन वजीर अगर हम बात करें तो वजीर उस समय जिस तरह से कि प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री के समकालीन एक पोस्ट हुआ करती थी, तो बलवन को इन्होंने वजीर बनाया। साथ ही साथ बलवन को उलूग खान की भी उपाधि दी गई, मतलब पूरे विश्व का खान। उलूग खान इज द सेंस होता है विश्व का खान। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बलवन को उलूग खान की उपाधि किस दिल्ली सल्तनत के शासक द्वारा दी गई थी, तो नसरुद्दीन महमूद के द्वारा दी गई थी। इसने 1240 से 65 तक दिल्ली पर रूल किया, और 1265 ईस्वी में बलवन द्वारा नसरुद्दीन महमूद शाह की हत्या कर दी गई, और दिल्ली की जो गद्दी पर बैठा वो हुआ था ग्यासुद्दीन बलवन। और ग्यासुद्दीन बलवन की अगर हम बात करें तो 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक बलवन ने दिल्ली पर रूल किया, और दल चालीसा नामक जो विभाग हुआ करता था उसको ख़त्म कर दिया बलवन द्वारा। और इसके द्वारा जिल-ए-इलाही नामक एक जो टाइटल है उसको ग्रहण किया गया, जिसका नाम था शैडो ऑफ गॉड, यानी भगवान की परछाई नामक जो टाइटल था तो ग्यासुद्दीन बलवन ने अपने आप को दिया था। साथ ही साथ इसने आयरन और ब्लड की नीति यानी लौह और रक्त की नीति अपनाई। इसका मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति ग्यासुद्दीन बलवन से लोहा लेगा या उसके खिलाफ बात करेगा उसको सर कलाम कर दिया जाएगा। ये नीति जो अपनाई गई वो ग्यासुद्दीन बलवन के समय में ही अपनाई गई। बेसिकली अगर हम बात करें आयरन और जो ब्लड की जो नीति थी वो जर्मनी में भी अपनाई गई थी बेसिकली, और जर्मनी में जब लौह और रक्त की जो नीति अपनाई गई थी उसके बारे में भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि आयरन और रक्त की नीति दिल्ली सल्तनत के अलावा कहाँ अपनाई गई थी, तो जर्मनी में भी आयरन और रक्त की नीति अपनाई गई थी। आगे हम बात करें सिजदा और पायबस नामक जो सिस्टम था या प्रथा थी वो दिल्ली सल्तनत में ग्यासुद्दीन बलवन द्वारा स्टार्ट की गई थी। और सिजदा का यहाँ पर मतलब होता है कि जो सुल्तान होता था उसका घुटनों के बल पैर रखते हुए उसके सर चरण स्पर्श करना, साथ ही साथ उनके पैरों को चूमना, और पाइबस का मतलब होता है पैरों को चूमना, और घुटनों के बल जो सुल्तान होता था उनकी चरण वंदना करना। साथ ही साथ ग्यासुद्दीन बलवन द्वारा नवरोज नामक जो त्यौहार था उसका आरंभ किया गया, जो 21 मार्च को पर्सियन न्यू ईयर के नाम से जाना जाता है। यानी पर्सियन जो न्यू ईयर मनाया जाता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है, और इसको नवरोज नामक त्यौहार के नाम से बलवन ने दिल्ली में स्थापित किया। 1287 ईस्वी में जो दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का दूसरा युद्ध हुआ, और जिसमें शहजादा मोहम्मद जो बेसिकली बलवन का ही पुत्र हुआ करता था उसकी युद्ध पर्यंत मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद जो पुत्र वियोग में बलवन तड़पता रहा, और तड़पने के बाद बलवन की मृत्यु हो गई 1287 ईस्वी में। 1287 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद इसका ही पुत्र जिसका नाम था कैकवाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, और उसने 1287 से 90 के बीच दिल्ली पर रूल किया। और इसने मलिक फिरोज नामक एक वजीर जो इसका वजीर और इक्तेदार हुआ करता था पंजाब प्रोविंस या पंजाब क्षेत्र का, उसे अपना वजीर नियुक्त किया और इक्तेदार भी नियुक्त किया। साथ ही साथ मलिक फिरोज की अगर हम बात करें तो मलिक फिरोज के षड्यंत्र के कारण कैकवाद की हत्या कर दी गई, और दिल्ली के सिंहासन पर जो बैठा वो बैठा कैमूर्स। और लास्ट में मलिक फिरोज द्वारा कैमूर्स की हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना की गई जिसे हम बोलते हैं खिलजी वंश। यानी कहने का मतलब मलिक फिरोज ने कैकवाद और कैमूर्स को, दोनों भाई थे, और दोनों को सिंहासन पर बैठाया,
और इसका बिठाने का जो रूल मेन रीजन हुआ करता था वो एक षड्यंत्र था, और क्योंकि ये खुद चाहता था कि वो दिल्ली की वास्तविक गद्दी पर बैठे और अपनी एक डायनेस्टी का सृजन करे। और इसने एक वंश बनाया जिसे हम बोलते हैं खिलजी वंश, यानी खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो मलिक फिरोज या गयासुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो इसके साथ आपकी गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी ख़त्म होती है। और बेसिकली स्लेव डायनेस्टी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं। जो भी चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज टाइप करिएगा, और उन चीज़ों में जो भी सुधार होगा वो किया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट जो कंटेंट हमारे द्वारा दिया जाता है उनको यूज़ कर सकें और एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। क्योंकि हमारा जो मोटो ही है वो भी यही है कि मैक्सिमम लोगों तक हमें अपनी बात रखनी है, बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करना है, ताकि सारे जो हमारे फ्रेंड हैं या स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन जल्द से जल्दी हो सके। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।